देश की कोई भी समस्या इससे हल होने वाली नहीं। बेरोजगारी की समस्या हल होने वाली नहीं। ये देश को बेचने की सीधे-सीधे क्रोनी कैपिटल्स बढ़ाने की, भांडवलदारों के हाथों में पूरा देश देने की यंत्रणा है, उस दिशा में हम चल चुके हैं। कल जाकर चुनाव भी करने की प्रक्रिया इनके हाथों में दी जाएगी। किसको चुन के लाना है, ये भी वो तय करेंगे। आज ही वो करीबन तय करने लग गए हैं, क्योंकि सभी पब्लिसिटी के साधन इसी क्रोनो कैपिटलिज्म के पास में है आज के दिनों में। और वही उसी को पूरी तरह से उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। दामोदर लेले इनका सवाल है कि निर्मला सीतारामन जी ने जो ये मॉनेटरी पॉलिसी अभी भारत में लाई है, जिसके द्वारा कुछ करने वाली है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे और उस पर एक स्वतंत्र प्रोग्राम लेंगे क्या? आपकी आइडिया अच्छी है कि उस पर एक स्वतंत्र प्रोग्राम लेना चाहिए, अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। शायद लूंगा भी, अभी मेरा सी कोर्स शुरू है। सी कोर्स यानी हिप्नोथेरेपिस्ट। पहले ए कोर्स होता है, बाद में बी कोर्स होता है, बाद में सी कोर्स होता है, और बहुत सालों बाद ये सी कोर्स पहली बार हो रहा है, जो करने के बाद में लोग हिप्नोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। तो सब ध्यान मैंने अभी उस तरफ केंद्रित किया है, इसलिए मैं कोई नया अभ्यास नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पूरा न्याय देना आवश्यक है। लेकिन आपने जो सवाल उठाया उसका एक शॉर्ट जवाब तो डेफिनेटली मैं दूं। जब हमने ये खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारी, जागतिकीकरण जिसको हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, ये मनमोहन सिंह के जमाने से ही हमने स्वीकारा है। मनमोहन सिंह अर्थमंत्री थे, नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे तब से, और उसी दिशा में हम चल रहे हैं। तभी एक वाक्य हमेशा कहा जाता था, देयर इज नो बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी गवर्नमेंट के लिए कहा जाता था कि बिजनेस करना ये गवर्नमेंट का बिजनेस नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश की नींव खड़ी करने के लिए बहुत महत्व के निर्णय लिए थे, और ये सार्वजनिक उपक्रम शुरू किए थे, क्योंकि ये सार्वजनिक उपक्रम अगर शुरू नहीं किए होते तो ये देश इतना बड़ा नहीं बन पाता। उनको साथ केवल टाटा की उन जमाने में मिली थी। जैसे मूलभूत कुछ चीजें निर्माण करने के लिए पोलाद की आवश्यकता है, तो टाटा का पोलाद का कारखाना ऑलरेडी था, लेकिन उसके बावजूद ज्यादा पोलाद की आवश्यकता थी, भारत सरकार को शुरू करना पड़ा। और ये सार्वजनिक उपक्रम अगर नेहरू जी शुरू नहीं करते उस जमाने में, तो भारत आज की स्थिति में कभी पहुंच नहीं पाता। ये बातें मोदी जी से मत शेयर कीजिए, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ किया ही नहीं, ये आसमान से एकदम भारत में टपके हैं। 700-800 साल गायब थे, जब वो देश पूरा गुलाम था तब भी गायब थे, और एकदम से टपके हैं अभी। इसके विपरीत ये निर्णय, गवर्नमेंट के लिए देयर इज नो बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वाक्य, और इसका एक हिस्सा कर कर, क्योंकि ये हिस्सा आया कहां से, ये कोई भारत का निर्णय नहीं था। जागतिकीकरण स्वीकारना ये भी निर्णय भारत का नहीं था, ये दबाव था पूरे दुनिया से, कॉरपोरेट का दबाव था। किस माध्यम से? वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, यूनो के माध्यम से, और हमने उस दबाव के अंतर्गत ये ग्लोबलाइजेशन स्वीकारा, अर्थव्यवस्थाएं खुली की। फिर ये अर्थव्यवस्थाएं खुली करने के साथ में ये शर्तें आई। कौन सी शर्तें है? कि सरकार ने बिजनेस नहीं करने, सरकार ने आरोग्य व्यवस्था नहीं करने की। उसके परिणाम तो हम अभी भुगत रहे हैं बड़े पैमाने पर। हमारी आरोग्य व्यवस्था को महत्व देने की जो शुरुआत
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से हुई थी और आगे के प्रधानमंत्री भी वो अपना कर्तव्य मानते थे, वही अगर कंटिन्यूएशन में रहता तो शायद हमारी सभी की सभी सरकारी आरोग्य यंत्रणाएं बहुत अच्छे ढंग से कोरोना को हैंडल कर पाती। लेकिन हमने बीच में छोड़ दी, उसके बजट कम कर दिए, प्राइवेट में ये सब व्यवस्था देना हमने शुरू किया। सेम थिंग एजुकेशन के क्षेत्र में हमने की। बड़े बड़े जो मूलभूत उद्योग है उसके बारे में हमने करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ फिर हमने बेचना शुरू कर दिया। कांग्रेस सरकार ने भी ये काम किया, यानी अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में इसकी बड़े पैमाने पर शुरुआत हुई बेचने की, बेचा गया, फिर भी थोड़ी बहुत शर्म थी, क्योंकि अटल बिहारी वगैरह ये सब लोग उस जमाने में इक्वालिटी वगैरह 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 समाजवाद इस लोगों से थोड़े बहुत कुछ प्रभावित थे, उनके साथ में उसी ढंग के साथी थे, यानी बाकी के जॉर्ज वगैरह सब लोग। उसके बाद में कांग्रेस के बाकी गवर्नमेंट्स भी, अभी मनमोहन सिंह तो खूब बहुत खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद देश की स्थिति देखते हुए उनको शर्म आती थी, तो थोड़ा सा शर्म रख कर अपने देश को बेच रहे थे। अब तो क्या है, शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, इक्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, देश की प्रगति करनी है, देश का जीडीपी बढ़ाना है, 4 लोगों की जेबें भरनी है और पूरे देश को बेचकर खाना है। तो कांग्रेस सरकार भी ये कर रही थी जागतिकीकरण के नाम पे। हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेस है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड सोशल जस्टिस, तो इसमें का इक्वालिटी का हिस्सा ही छोड़ दिया था। इकोनॉमिक इक्वालिटी नाम की कोई हमारी जिम्मेदारी है हम भूलना शुरू कर दिए जागतिकीकरण जिस दिन हमने स्वीकारा है उस दिन से, और बेशरमों की तरह उस दिशा में हम जा रहे हैं, और इसको कहते हैं क्रॉनी कैपिटलिज्म, 4 लोगों की जेबें भरने का काम। इस कोरोना महामारी के समय में भी कुछ लोगों की जेबें लगातार भरती गई। इन जेबों में का कुछ हिस्सा हमारे चुनाव में आता है, चुनाव में बड़े पैमाने पर हम खर्चा करते हैं, चुन के आते हैं, फिर से उनकी जेबें भरते हैं। तो आज की हमारी सरकार सीधे सीधे ये क्रॉनी कैपिटलिज्म के एजेंट्स हैं और कुछ नहीं। लोकतंत्र वगैरह ये केवल दिखावा है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही हम कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोट रहे हैं, और उसी का हिस्सा ये मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन यानी क्या? जो इतने मेहनत से लोगों के गाढ़े कमाई में से जो संपत्ति या जो व्यवसाय, जो उद्योग सरकार के नाम पर खड़े हुए, उनको बेच मार। क्या होता है, एक बाप बहुत कमाई, बहुत मेहनत से रात दिन मेहनत कर पसीना निचोड़ निचोड़ कर कमाई कर संपत्ति इकट्ठा करता है, फिर उसे बच्चा पैदा होता है, वो बच्चे ने थोड़ी बहुत गरीबी बचपन में देखी रहती है, वो भी उसमें एडिशन करता है। फिर तीसरे पीढ़ी का बच्चा आता है मोदी जैसा, जो आसमान से टपका है, उसने गरीबी देखी नहीं है। मैं व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं सैद्धांतिक बात कर रहा हूं। उसको कोई लेना देना नहीं है, बाप की इतनी बड़ी संपत्ति है और मुझे आराम से जीना है और कई सालों तक जीना है। तो जो कुछ इतने 2 पीढ़ियों ने पहले रात दिन मर कर जो संपत्ति इकट्ठा की है, उसको बेच कर जो करता है, आराम से जीता है,
ऐसा हमारा आज का ये बच्चा है और आज का हमारा अर्थ मंत्री है। अब वो स्त्री है, उसमें मैं फर्क नहीं करूंगा स्त्री पुरुष में। और निर्मला सीतारामन को इस विषय का कुछ समझता है ऐसा तो कोई देश में मानता नहीं। एक भी अर्थशास्त्री ये मानता नहीं कि उनको इस विषय की कोई समझ है। तो उनको सलाह देने वाले तो आखिर में मोदी जी है दूसरे को, और मोदी जी को पूछे बगैर वो कोई कदम उठा नहीं सकते। तो सीधा सीधा ये सारे के सारे बड़े जो बचे खुचे रेल जैसी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली हमारे देश की स्थिति, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, महंगाई को काबू में रखने वाली एक बहुत बड़ी यंत्रणा हमारे हाथ में है, वो रेल है। तो यहां हम तो आज तक ये मान्यता थी, सब सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाते थे लेकिन डीजल के दाम बढ़ाने के लिए सब डरते थे, क्योंकि इस देश के सारी व्यवस्था जो है सामान पहुंचाने वाली वो ट्रक की व्यवस्था ज्यादा है, रेल की और ट्रक की। दो ही माध्यम है लोगों तक सामान पहुंचाने के। और ट्रक की कीमतें बढ़ती है, यानी सामान ढोने की कीमतें बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, ये सबको मालूम था। अर्थव्यवस्था में शुरुआत में सिखाया जाता है, यानी जो 11वीं 12वीं में भी अर्थशास्त्र सीखता होगा उसको भी ये सिखाया जाता है। प्राथमिक चीजें है ये, यानी अर्थशास्त्र की एबीसीडी चीजें है कि अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो ट्रक के दाम बढ़ते हैं, ट्रक ढोने के सामान ढोने के दाम बढ़ेंगे तो लोगों की कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी तो लोगों के जेब में से ज्यादा पैसा जाएगा। इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। रेल से भी बहुत सामान ढोया जाता है, तब उनकी कीमत कम रखे, लोगों के प्रवास की कीमत कम रखे, ये सब हम बहुत ताकत से देख रहे थे। आज तक उसके लिए बहुत जागरूक रहते थे। मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस सरकार ने जागतिकीकरण स्वीकारा था लेकिन उनको थोड़ी शर्म थी, लज्जा थी कि हमने इक्वेलिटी पूरी तरह से, इकोनॉमिक इक्वेलिटी छोड़नी नहीं चाहिए, गरीबों का विचार करना चाहिए, सामान्य जनता का विचार करना चाहिए। इसलिए वो शर्म के मारे में ये सब चीजें, अपने आप को बेचना, देश को बेचना थोड़ा कम इसमें करते थे। यहाँ कुछ बची नहीं है तो सीधा सीधा हमने देश को बेचना शुरू किया, और कुछ भी नहीं। इससे देश में प्रगति होगी क्या? बिल्कुल नहीं। एक पैसे का रोजगार बढ़ने वाला नहीं। उल्टा जो जिन लोगों के पास में पैसा है वो लोग सरकार की यंत्रणा को खरीदने के लिए, यानी आगे के कुछ सालों के लिए कह रहे हैं। ये ऐसा हुआ कि मेरी जमीन हम देते हैं जमींदार की तरफ, फिर कर्जा वापस करेंगे और जमीन वापस लेंगे, उस ढंग का तरीका है। नहीं, हम बेच नहीं रहे हैं, हम उनको वापरने के लिए दे रहे हैं। ये क्या प्रकार होता है वापरने के लिए दे रहे हैं? एक बार एक खेत किसी जमींदार की तरफ वापरने के लिए दिया तो वो कभी वापस नहीं आता है मूल मालिक के पास, तो भारत सरकार के पास कैसे वापस आएगा वो फिर से? और जब वो आएगा तब ना मोदी जी रहेंगे, ना मोदी जी के बच्चे रहेंगे, उनको तो बच्चे है ही नहीं, ना किसी के कुछ रहेंगे। तब जो सरकार रहेगी तब वो कहां से वापस लेगी, किस आधार पर वापस लेगी? तो कोई मतलब ही नहीं है इस बात को कि हम इसको उधार दे रहे हैं, केवल वापरने के लिए दे रहे हैं। सीधा सीधा हमारी सारी संपत्ति वो बेच रहे हैं, और इसमें ये जो हम रेल भी बेच रहे हैं इसका सबसे बड़ा बड़ा दुष्परिणाम देश को भुगतना पड़ने वाला है। महंगाई इतनी बढ़ेगी कि आम आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा, आज ही जीना मुश्किल। रेल के दाम बढ़ेंगे, सामान ढोने के दाम बढ़ेंगे, किराए के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम तो बढ़े तो ट्रक के भी दाम बढ़ेंगे, चारों ओर से महंगाई बढ़ेगी, रोजगार बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो भी कैपिटल होगा वो कैपिटल सरकार की ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश चीजें खरीदने में बाकी बड़े बड़े लोग खर्च करेंगे, और उसमें जो आज रोजगार उपलब्ध है उसको वो कम करेंगे। यानी इतना सब बेचने के बाद में सरकार के पास पैसा आएगा बराबर, लेकिन ये सरकार के पास पैसा आएगा ये किसके काम का है? ना उसमें रोजगार बढ़ेगा,
पहले ही बेरोजगारी की समस्या बहुत ही विशाल है भारत में। ये 2 साल के कोरोना में तो और बढ़ रही है और ऐसी चीजों से और बढ़ेगी। और ये पैसा कहाँ बच जाएगा? आएगा वो सामान्य जन का हित करने के लिए। ये पैसे का कोई उपयोग नहीं होगा। ये पैसे का उपयोग होगा बड़ी-बड़ी जाहिरात करने के लिए सरकार की ओर से, जिसमें मोदी जी का फोटो चमकेगा। कभी एक-आध बार गलती से हमारे अर्थ मंत्री का भी फोटो आ जाएगा। बड़ी-बड़ी जाहिरातें दी जाएगी टीवीज़ को, पेपर्स को और उनको अपने पिट्ठू बनाया जाएगा और आगे का चुनाव जीतने के लिए उसका उपयोग होगा। देश की कोई भी समस्या इससे हल होने वाली नहीं। बेरोजगारी की समस्या हल होने वाली नहीं। ये देश को बेचने की सीधे-सीधे क्रोनी कैपिटल्स बढ़ाने की, भांडवलदारों के हाथों में पूरा देश देने की यंत्रणा है, उस दिशा में हम चल चुके हैं। कल जाकर चुनाव भी करने की प्रक्रिया इनके हाथों में दी जाएगी। किसको चुन के लाना है ये भी वो तय करेंगे। आज ही वो करीबन तय करने लग गए हैं, क्योंकि सभी पब्लिसिटी के साधन इसी क्रोनो कैपिटलिज्म के पास में है आज के दिनों में, और वो ही उसी को पूरी तरह से उसकी निगरानी कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं। ये विषय आंकड़ेवारी के साथ में, नंबर्स के साथ में बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने रखना संभव है, लेकिन अभी उसके लिए समय निकालना मैं नहीं चाहता हूं। इसलिए थोड़ा विस्तार से 15 मिनट में ये बात मैंने आपके सामने रखी। ये बहुत गंभीर हमारे देश के सामने समस्या है। बेचारे कुछ अर्थशास्त्री चिल्लाते बैठे हैं, राहुल गांधी भी चिल्लाते बैठते हैं, लेकिन राहुल गांधी और विरोधी पक्ष में जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए इसको कैसे रोका जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। विरोधी पक्ष इसको रोक नहीं सकता है। ये ऐसी अवस्था आज दिख रही है। एक ही आशा की किरण है, किसान आंदोलन। कि किसान आंदोलन ताकत से अगर आगे बढ़ते गया और उसके परिणाम स्वरूप कुछ बदलाव इस देश में हो पाए, तो इस ढंग का वातावरण तैयार हो कि आगे की सरकार इस ढंग से अपने आप को, सरकार को बेचने की फिर से हिम्मत ना करे, देश को बेचने की फिर से हिम्मत ना करे। तो इस ढंग का वातावरण निर्माण करने की क्षमता केवल अभी किसान आंदोलन में और उनके साथ में विरोधी सब जुड़ गए तो है। अदरवाइज इस देश को बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मोदी जी इतिहास में अमर होने वाले हैं। आज ही अमर होने की दिशा में वो पहुंचे हैं। इतना बड़ा देश बिकाऊ व्यक्ति आज तक नहीं हुआ, इतना तो डेफिनेटली कहा जाए। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।